आज के हमारे सेशन का टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। रुपया अचानक कमजोर हो गया, रुपया गिरता ही जा रहा है, इतना कितना गिरेगा रुपया। देखो ये जो वर्ड है ना एक्सचेंज रेट, ये दरअसल में एक्सचेंज से ही आया। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, भाई $1 दोगे ना तो बदले में आपको 90 रुपए मिल जाएंगे। आपने एक्सचेंज किया डॉलर और रुपये का, तो $1 90 रुपीज के बराबर हुआ। डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो यहां पर ये बड़ा था पर ये वैल्यू ओवरऑल छोटी आएगी, ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी आएगी। देखा होगा ना कई बार आप लोगों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारा डॉलर्स लेकर आते हैं तो रुपया मजबूत होता है। उनसे सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जवाब पता क्या दिया इस बात का, उन्होंने बात करी कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, आज के हमारे सेशन का टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। अब लास्ट लेक्चर में ही हमने इस टॉपिक की स्टार्ट कर ली थी। आपको याद होगा कि पिछले सेशन के अंदर हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कंपोनेंट था, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। वी आर डिस्कस कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो उसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था, ठीक है ना, कि वहां पर आपका गुड्स का कैसे ट्रेड होता है, सर्विसेज का कैसे ट्रेड होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेशन का एजेंडा हमारा क्या रहेगा, आज के सेशन में हम फोकस करेंगे हमारी एक्सचेंज रेट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बातें। आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि यार रुपया अचानक कमजोर हो गया, रुपया गिरता ही जा रहा है, इतना कितना गिरेगा रुपया, है ना। ये बातें आप पढ़ते होंगे, पर कई बार हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि आखिर रुपये गिरने के पीछे का कारण क्या है, या फिर रुपये गिरने के या रुपये मजबूत होने से हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा या क्या क्या नुकसान होता है। ये कई बार हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो कोशिश आज के सेशन में यही रहेगी कि एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग जो अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको समझें, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते क्यों हैं, एंड प्लस एट द सेम टाइम कि इसका इंपैक्ट कैसे होता है। ये सारी बातें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म नोन एज एक्सचेंज रेट। देखो ये जो वर्ड है ना एक्सचेंज रेट, ये दरअसल में एक्सचेंज से ही आया। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक वस्तु दो, दूसरी चीज लो, है ना। यही होता है एक्सचेंज, कि मैंने आपको एक चीज पकड़ाई, बदले में कोई और चीज मिल गई, ये होता है एक्सचेंज करना। तो जब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, इसका मीनिंग भी यहीं से निकल के आया, एक करेंसी की दूसरी वैल्यू की टर्म्स में क्या उसकी वैल्यू है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के सामने कितनी वैल्यू है उसकी, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। बेसिकली इसकी अगर आप डेफिनेशन देखोगे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, एक करेंसी की दूसरी और करेंसी की टर्म्स में कितनी उसकी वैल्यू है। आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। जैसे अगर हम बात करते हैं $1, मान लो $1 90 रुपए का, लेट से, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है, $1 इक्वल टू 90 रुपीज। इसका मीनिंग क्या है, भाई $1 दोगे ना तो बदले में आपको 90 रुपए मिल जाएंगे। आपने एक्सचेंज किया डॉलर और रुपये का, तो $1 90 रुपीज के बराबर हुआ। $1 की कीमत 90 रुपए के बराबर है, समझे। तो वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। आप इसको ऐसे बोल लो $1 90 रुपीज, या फिर अगर आपको थोड़ी बेसिक मैथ्स आती है तो दोनों साइड आप 90 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो उस केस में क्या आ जाएगा, 1/90 इज इक्वल टू ₹1, यानी कि आप ₹1 देके $1/90 एक्सचेंज कर सकते हो। यही है एक्सचेंज रेट, राइट, ठीक है। अब ये एक्सचेंज रेट आप जानते हो चेंज होती रहती है, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती है। अब मैं आपको पहले तो इसका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना। देखो कल को मान लो कल को $1 100 रुपए का हो गया, लेट्स से, अगर कल को $1 100 रुपए का हो गया तो आप कह सकते हो $1 इक्वल टू 100 रुपीज, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 1/100 इज इक्वल टू 1 रुपी, राइट। ये भी तो बोल सकते हो, बिल्कुल। अब जरा इधर ध्यान देना, ये वाले कंपोनेंट पे ध्यान देना। देखो इन दोनों पे फोकस करना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
प्लीज फोकस करो। पहले 1 रुपए की कीमत कितनी थी? 1/90 डॉलर। अब 1 रुपए की कितनी कीमत हो चुकी है? 1/100 डॉलर। अगर आपको बेसिक सी सेट आता है ना, आपको पता होगा। देखो देखो, यहां पर 90 बड़ा है या 100 बड़ा है? सर ऑब्वियसली 100 बड़ा है ना? ऑब्वियसली 100 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, 100 बड़ा है। पर भाई 100 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जो नंबर बढ़ा वो नंबर ओवरऑल उतना ही छोटा। तो यहां 100 बड़ा था, पर 1/100 अपने आप में छोटी वैल्यू आएगी। डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो यहां पर ये बड़ा था, पर ये वैल्यू ओवरऑल छोटी आएगी, ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी आएगी। तो जरा सोचो, यहां पे पहले जब 1 रुपया आपके पास होता था ना, उसकी वैल्यू ज्यादा थी। अब 1 रुपए की ओवरऑल वैल्यू 1/100 डॉलर हो चुकी है, मतलब पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। पहले 1 रुपए के मुकाबले ज्यादा डॉलर मिलते थे, अब 1 रुपए के मुकाबले आपको कम डॉलर मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि रुपया यहां पे कमजोर हो गया है। पहले ज्यादा पैसा मिल रहा था 1 रुपए के बदले में, अब 1 रुपए के बदले में कम पैसा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं रुपए का कमजोर होना, रुपी डेप्रीशिएट होना। डेप्रीशिएट मतलब रुपया कमजोर हुआ है। तो देखो, चाहे आप इसको बोल लो कि $1 90 का था पहले, अब $1 100 का बराबर हो गया है, इसको बोल दो रुपया का कमजोर होना। या फिर कोई इंसान इसको ऐसे भी देख सकता है कि सर यहां पर पता क्या हुआ है, यहां पर आपका डॉलर मजबूत हुआ है, उसको बोलते हैं डॉलर का एप्रिशिएट होना। ठीक है, ऐसा बोल लो कि डॉलर मजबूत हुआ है, या आप ऐसे बोल लो कि रुपया कमजोर हुआ है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर $1 90 रुपीज से लेट से $1 100 रुपीज हो रहा है, तो वहां रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि रुपए की वैल्यू पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। समझे इस बात को? अब इसकी दूसरी साइड पे फोकस करो। दूसरी साइड पे कैसे फोकस करेंगे? देखो भाई, सिंपल है। दूसरी साइड क्या होगा? मान लो आगे जाके क्या होता है, मान लो आगे जाके यहां पर कभी $1 60 रुपीज अगर हो जाए, मानने में क्या जाता है, मान तो सकते ही हो। हाँ, अगर $1 आगे जाके कभी 60 रुपए के बराबर हो गया, तो क्या 1 रुपए की कीमत आप बता सकते हो? हाँ सर, 1 रुपए की कीमत बन जाएगी $1/60। अब देखो, मैंने आपको अभी बेसिक सी सेट बताया, डिनोमिनेटर में जो नंबर बढ़ा वो ओवरऑल नंबर उतना ही छोटा। तो पहले 1 रुपए की कीमत कम थी, अब यहां पे 1 रुपए की कीमत बढ़ चुकी है। तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि यहां से यहां जाने में क्या हुआ है, यहां से यहां जाने में सर आपका जो रुपया था वो रुपया मजबूत हुआ है। तो इसको आप रुपए का एप्रिसिएशन बोल सकते हो, रुपया मजबूत होना। रुपया मजबूत होना बोल लो, या फिर आप यहां पे इसको डॉलर का कमजोर होना भी कह सकते हो, कि डॉलर पहले के मुकाबले आपका कमजोर हो गया है, डॉलर डेप्रिशिएट कर गया है। क्योंकि देखो ना, पहले $1 के बदले में 90 रुपए मिलते थे, अब $1 के बदले में केवल 60 रुपए मिलेंगे। तो पहले डॉलर के बदले में ज्यादा पैसा मिल रहा था, अब कम पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं डॉलर कमजोर हुआ। ठीक है, तो चाहे आप इसको डॉलर डेप्रिसिएशन बोल लो या आप इसको रुपया एप्रिसिएशन बोल लो, बात एक ही है। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी कि रुपये का कमजोर होना या रुपये का मजबूत होना, आखिर इसको कैसे हम यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं। समझ आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये एक सवाल आएगा कि सर मैं समझ गया कि रुपये का कमजोर होना क्या होता है, जैसे अब आजकल रुपया गिरता है ना, तो हमें पता है $1 90 रुपए 95 रुपए 100 रुपए तक जा सकता है आगे जाके, तो हमें पता है कि रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर रुपया कमजोर होता क्यों है या रुपया मजबूत क्यों होता है। ये वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, आज पड़ जाएगी। देखो, लाइफ में याद रखना, कोई भी चीज मजबूत या कमजोर पता क्यों होती है? उसके पीछे 2 कारण है, और ये 2 कारण मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी समझाए थे। वो 2 कारण कोई और नहीं थे, वो 2 कारण का नाम बहुत सिंपल है, इट इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई। कहीं ना कहीं पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का ही है। दुनिया में कोई भी चीज एप्रिशिएट होती है, दुनिया में कोई भी चीज डेप्रिशिएट होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कनेक्शन जो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ही होते हैं। देखो, एग्जाम्पल से समझो पहले, फिर आएंगे इस मुद्दे के ऊपर भी। पहले एग्जाम्पल, आप देखते हो कई बार प्याज महंगे हो जाते हैं, कई बार प्याज सस्ते हो जाते हैं। क्या कारण रहता है इसके प्याज सस्ते और महंगे होने का? देखो, कई बार ऐसा हो सकता है, देखो कि प्याज की सप्लाई बड़ी कम है, मार्केट में प्याज बहुत कम है, पर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। उस केस में क्या होगा? प्याज महंगे हो जाएंगे, है ना। सप्लाई किसी की चीज की कम होती है ना, तो उस केस में वो महंगी हो जाती है। महंगी का मतलब यहां पे क्या है? एप्रिशिएट होना। ऑन द अदर हैंड,
अगर मान लो बहुत सारे लोगों को प्याज की रिक्वायरमेंट है, एवरीवन वांट्स प्याज, की हमें प्याज दे दो, हमें प्याज दे दो, तो सर डिमांड बढ़ने से भी प्याज महंगे हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग पता क्या है? मेरे कहने का मीनिंग बड़ा सिंपल है कि देखो, कोई चीज मजबूत पता कब होती है सर? कोई चीज एप्रिशिएट तब होती है जब उसकी डिमांड बढ़ जाए, या फिर हो सकता है उसकी सप्लाई कम हो जाए। देखो, कारण और भी हो सकते हैं, मैं आपको दो सिंपल कारण बता रहा हूं। प्याज का मैंने बताया ना, अगर प्याज की सप्लाई कम होगी पर डिमांड उतनी ही थी, तो उस केस में प्याज महंगे हो जाएंगे। पर अगर प्याज की सप्लाई उतनी ही रहे पर डिमांड अचानक बढ़ जाए, तो भी प्याज महंगे हो जाएंगे, है ना? तो डिमांड बढ़ने से या सप्लाई कम होने से आपका किसी चीज का दाम बढ़ता है, या वो मजबूत होता है, या वो एप्रिशिएट होता है। ठीक है? दूसरा ऐसे समझो सर, कई बार पता क्या होता है ना, कई बार प्याज के दाम या किसी और सब्जी के दाम, मान लो, या किसी और वस्तु के दाम अचानक कम हो जाते हैं, या फिर कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कम सर? देखो, अगर मान लो बहुत बम्पर प्रोडक्शन हुआ, बम्पर बहुत भारी प्रोडक्शन हुआ, तो बहुत 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 ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, पर डिमांड तो इतनी ही है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? उसके दाम कम हो जाएंगे। तो सर, सप्लाई बहुत ज्यादा होने का मतलब उसकी दाम कम हो जाना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो प्लीज समझना, अगर किसी चीज की डिमांड ही ना रहे, लोग किसी वस्तु को खरीदना ही नहीं चाहते, क्या आपको नहीं लगता उसके दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे? है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर डिमांड ही नहीं है भाई किस चीज की, तो लोग क्यों ही पे करेंगे उसके लिए? तो उसके दाम धीरे धीरे करके कम होते रहेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर किसी चीज को डेप्रिशिएट करना है, मतलब या किसी चीज का कमजोर होना है, उसकी कीमत को कम होना है, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब उसकी डिमांड कम हो, या फिर उसकी आपकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इन दो कनेक्शंस को प्लीज ध्यान रखना। क्या दो कनेक्शन है? एप्रिशिएट कब होगा? जब या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। डेप्रिशिएट कब होगा? या तो सप्लाई बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए। ये दो कनेक्शंस आप यहां पे याद रखेंगे। समझे मेरी बात? अगर ये कनेक्शंस आपको याद हो गए, आपको इकोनॉमी में चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, आप कई बार मॉक टेस्ट भी लगाते होंगे, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई, इससे रुपया कमजोर होगा, मजबूत होगा, क्या होगा? बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, कि समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होगा। अब देखो, अब नहीं आपको होना, प्लीज समझना इस बात को। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि कैसे आपका रुपया मजबूत या कमजोर हो सकता है। देखो, पिछला जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, तब भी मैंने थोड़ा सा आपको इसका हिंट दिया था। आज इसको थोड़ा हम आगे लेके जाएंगे। सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट्स। एक सेकंड के लिए मान लो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, हमने ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट जानते हो ना, हमने ज्यादा वस्तुएं विदेशों में भेजी। अब मेरा आपसे सवाल है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या लगता है, रुपया मजबूत होना चाहिए या रुपया कमजोर होना चाहिए? आएगा डाउट दिमाग में, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। पर मुझे एक चीज बताओ, अगर हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर जब भी हम अपना सामान एक्सपोर्ट करेंगे, क्या हमें बदले में बहुत सारे डॉलर्स नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में डॉलर्स मिलते हैं। क्या भारत देश के अंदर डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई। तो देखो, एक्सपोर्ट का बढ़ना मतलब देश के अंदर डॉलर की सप्लाई का बढ़ना। ठीक है सर। अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, याद करो, सप्लाई बढ़ने का मतलब उस चीज का कमजोर होना, तो डॉलर की सप्लाई का बढ़ना मतलब डॉलर का कमजोर होना। कमजोर होना मतलब डॉलर का डेप्रिसिएशन होना। और डॉलर का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डॉलर कमजोर मतलब आपका रुपया मजबूत। तो रुपीस में क्या करेगा? एप्रिशिएट। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एक्सपोर्ट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन अवर रुपी? तो रुपी विल एप्रिशिएट जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्सपोर्ट कम होंगे तो रुपया कमजोर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक चीज और, एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं तो भाई इंपोर्ट भी पढ़ लो, है ना?
एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं सर जी, तो हम इंपोर्ट भी साथ ही पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इंपोर्ट की, इंपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है सर? हमें विदेशों से बहुत सारा सामान मंगाना पड़ रहा है, कुछ भी कच्चा तेल मंगाना पड़ रहा है या और अलग अलग प्रोडक्ट मंगाने पड़ रहे हैं। यार देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, हमें विदेशों से सामान मंगाना है, बिल्कुल मंगाना है। क्या विदेशों से सामान मंगाने का मतलब भारत, अगर हम विदेशों से सामान मंगाना चाह रहे हैं, हमें डॉलर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। इंपोर्टर को क्या चाहिए? डॉलर्स चाहिए, तभी तो वो पैसा इंपोर्ट, तभी तो चीजें इंपोर्ट करवा पाएगा। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं देश में जो डॉलर की डिमांड है ना वो बढ़ रही है। देखो किसी बच्चे ने हो सकता है डिमांड साइड से सोचा हो, किसी बच्चे ने सप्लाई साइड से सोचा हो, घबराने की कोई बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। देखो अगर आपको विदेशों से सामान मंगाना है बहुत सारा, आपको डॉलर चाहिए होंगे, तो देश में सब लोग डॉलर रखना पसंद करेंगे ताकि विदेशों से सामान मंगा पाए, तो उससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ने का मतलब डॉलर का एप्रिशिएट होना, डॉलर मजबूत होना। डॉलर मजबूत होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर रुपए का कमजोर होना, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इंपोर्ट बढ़ने से रुपया कमजोर होता है। अब कोई बच्चा आप में से ये हो सकता है जो बोले नहीं नहीं सर मैंने ऐसे नहीं सोचा, मैंने सप्लाई साइड सोचा। हाँ सप्लाई साइड से भी सोच सकते हो। देखो अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, जब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाएंगे तो क्या डॉलर देश से बाहर नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा है तो डॉलर हमारे बाहर जाते रहेंगे। क्या देश में डॉलर की सप्लाई कम नहीं हो जाएगी? हाँ सर बिल्कुल कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया किसी चीज की सप्लाई कम हो जाने का मतलब, सर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाने का मतलब होता है वो चीज मजबूत होती है। तो डॉलर की सप्लाई कम होने का मतलब डॉलर एप्रिशिएट करेगा, और डॉलर एप्रिशिएट करने का मतलब रुपया कमजोर होगा। समझे? तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंपैक्ट यहां पे हमें देखने को मिल जाता है। समझ आया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैसे इंपैक्ट आ रहा है? सर और भी कोई रीजन हो सकता है क्या? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपको बस लॉजिक क्रैक करना है कि हाँ यार किस चीज की सप्लाई बढ़ रही है, किस चीज की सप्लाई कम हो रही है, किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की डिमांड कम हो रही है। उसके हिसाब से आप देखते रहो, रुपया कमजोर हुआ मजबूत हुआ, वो लॉजिक आप यहां पे बना सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है इंटरेस्ट रेट का। ये क्वेश्चन पास में आ चुका है, आई थिंक 2021 में क्वेश्चन आया था। इसको मैं बताता हूं। देखो इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट आएगा। देखो अगर मान लो भारत में इंटरेस्ट रेट हाई है, एक सेकंड के लिए मान लो कि भारत में अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, कई बार होता है ना, आपने नोटिस किया होगा कई बार रेपो रेट भारत में ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है, चाहे आपका लोन देने का या जमा कराने का, इधर वेज इंटरेस्ट रेट हाई है। अगर भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जैसे कई बार होता है फेड में, वहां पे बड़ा ही कम इंटरेस्ट रेट होता है, इंडिया में मान लो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ऐसे केस में फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टर बोलेंगे यार एक काम करते हैं, अपना पैसा लेकर हम चलते हैं भारत। क्यों चलते हैं भारत? क्योंकि दोस्तों भारत में क्या हो रखा है, भारत में इंटरेस्ट रेट हाई है, यूएसए में इंटरेस्ट रेट कम है। जब ये सोचेंगे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, क्या आप इस बात से सहमत हो कि वो अपना पैसा लेकर भारत आएंगे क्योंकि भारत में इंटरेस्ट रेट हाई है? बिल्कुल दोस्तों, जब वो पैसा लेकर भारत में आएंगे, क्या भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी नहीं? आप खुद बताओ मुझे, खुद दिमाग से लगाओ। वो बहुत सारे डॉलर्स लेकर भारत में आए, हाँ बिल्कुल आए। जब बहुत सारे डॉलर्स लेकर भारत में आए तो भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, और किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाने का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाने का मतलब, इसका मतलब होता है सर वो चीज कमजोर हो जाती है, और डॉलर के कमजोर होने का मतलब आपके रुपए का मजबूत। तो कल को कोई बोले कि अगर भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो भाई उससे रुपया मजबूत होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, अगर भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो बहुत सारे लोग भारत में पैसा डालना स्टार्ट करेंगे, एंड उससे हमारा क्या होगा, रुपया मजबूत होगा। इसका उल्टा बात भी सही है, अगर इंटरेस्ट रेट भारत में कम है तो बहुत सारे लोग अपना पैसा भारत से बाहर लेके जाना पसंद करेंगे, भारत से बाहर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं रुपया कमजोर होता रहेगा।
देखा होगा ना, कई बार आप लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारा डॉलर्स लेकर आते हैं, तो रुपया मजबूत होता है। पर जब वही लोग अपना पैसा बेच बेच के चले जाते हैं वापस अपने घर, है ना, तो वो क्या होता है, तो रुपया कमजोर होने लग जाता है। यही लॉजिक है उसके पीछे का यार, डिमांड सप्लाई ही है जो इसको डोमिनेट कर रही है, और कुछ नहीं है। समझे इस बात को? तो बस आपको लॉजिक यहाँ पे क्रैक करते रहना है कि किस चीज की डिमांड कम हो, सॉरी किस चीज की हाँ डिमांड कम हो रही है, किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की सप्लाई कम हो रही है, किस चीज की सप्लाई बढ़ रही है। राइट, उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर्स निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? तो मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन को करना, ओनली यू नीड टू फाइंड इस की डिमांड सप्लाई का क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। चलो ठीक है, पर कुछ बातें और भी हैं। अब देखो, जैसे कई बार ना मैं खुद भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूं, और न्यूज़पेपर्स तो नहीं, मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं मेरे पास भी, उसमें कई बार बोलते हैं कि अगर मान लो $1 1 रुपए के बराबर हो गया तो भारत तो विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसे ऐसे फॉरवर्ड आते हैं व्हाट्सएप पे। पर क्या ये लॉजिक सही है? क्या कल को अगर हमारा $1 1 रुपए के बराबर हो गया तो क्या वो अच्छी बात है, बुरी बात है? या कल को $1 100 के बराबर हो गया तो क्या वो अच्छी बात है, क्या वो बुरी बात है? ये डिसाइफर करने में कई बार हमें बड़ी तकलीफ होती है। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट आएगा हमारे इंपोर्टर या एक्सपोर्टर पे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहला केस लेते हैं हम। पहले हम ना एक्सपोर्टर के नजरिए से समझेंगे। मान लो हम हैं एक्सपोर्टर, ठीक है। आज दुग्गल जी क्या है? आज दुग्गल जी एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो हमने यहां पे दुग्गल जी बना लिए, ठीक है। ये रहे हमारे दुग्गल जी। दुग्गल जी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं, ये भारत में प्रोडक्शन करते हैं और इसको विदेशों में भेजते हैं। पॉइंट आता है किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने कहा मान लो जूतों का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो जो जूता होता है ना इनका जूता यूएसए में बिकता है, ठीक है। ओके ओके ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनका ना जूता है 800 रुपए का, या 900 रुपए का लगा लो। इनका जूता कितने का है? 900 रुपए का, ठीक है। मान लो कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बीच में, है ना, कोई अंकल सैम नहीं है बीच में, पूरा का पूरा आराम से बिना कोई टैरिफ वैरिफ के इनका जूता वहां बिकता है। एक सेकंड के लिए मान के चलो, ठीक है। और देखो आज के समय पता क्या है? आज के समय मान लो, पहला केस लेंगे, आज के समय मान लो आपका जो $1 है, लेट से वो 90 रुपए का है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि जो दुग्गल जी का जूता जाएगा यूएसए में, वो यूएस मार्केट में कितने का मिलेगा? अरे सिंपल सी सेट, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। क्या बोलता है ये? 900 रुपए का जूता है, $1 90 रुपए का है, तो सिंपल सी बात है भाई, $10 900 रुपए के बराबर हुए, ठीक है। तो आज के समय इनका जो जूता है ना, वो $10 का बिकता है यूएस की मार्केट में, $10। डन, ओके, गॉट इट, ठीक है। अब अगला केस देखो, मान लो हमारा रुपया बेचारा कमजोर हो गया, मान लो रुपया कमजोर हो गए, $1 180 रुपए का हो गया। क्या इसको हम लोग रुपए का कमजोर होना बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये है रुपए का डेप्रीसिएशन, रुपया कमजोर होना, रुपया कमजोर हो चुका है, ठीक है। अब अगर मान लो रुपया कमजोर हो चुका है, $1 90 रुपए की जगह अब $1 180 रुपए का हो गया है, अब बताओ दुग्गल जी का जूता कितने का मिलेगा यूएसए में? सर $1 180 रुपए, तो $5 900 रुपए। अब इनका जूता हो जाएगा $5 का। यार देखो, दुग्गल जी को तो 900 रुपए ही मिल रहे हैं, दुग्गल जी को कोई दिक्कत नहीं है, दुग्गल जी को तो 900 रुपए ही मिलेंगे। बस यूएसए की मार्केट में वो जूता जो पहले $10 का हुआ करता था, वो केवल $5 का हो गया। अब लोग क्या कहेंगे? यूएस मार्केट वाले वो बोलेंगे भाई ये जूता है भी बढ़िया, दुग्गल जी का जूता आखिर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो जूता है ये पहले $10 का था, सेम क्वालिटी का सेम वही प्रोडक्ट अब सिर्फ और सिर्फ $5 का बिक रहा है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो 900 रुपए मिल रहे हैं, सीधी सी बात है। बस यूएस मार्केट के अंदर वो $10 वाला जूता वो $5 का हो गया है। तो लोग क्या कहेंगे यूएस मार्केट वाले? वो बोलेंगे चलो भाई यही जूता पहनते हैं, सबसे बढ़िया यही जूता है,
सस्ता भी हो गया, पहले 10 का था अब 5 का हो गया, सब लोग यही जूता पहनने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे इनकी चांदी चांदी हो जाएगी, समझे? क्योंकि लोगों को वो सेम प्रोडक्ट पहले के मुकाबले सस्ते मिल रहा है, इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, इनको कोई नुकसान नहीं है, इनको तो 900 रुपए मिलेंगे। वो वहां पर यूएस मार्केट में वो सेम प्रोडक्ट अब सिर्फ $5 का हो गया है। क्यों? क्योंकि रुपया कमजोर हो गया है। तो एक्चुअली पता क्या होता है, रुपए का कमजोर होना दुग्गल जी के लिए अच्छी बात है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब रुपया कमजोर होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ना, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं। एक्सपोर्ट सस्ते होने का मतलब आपका जो एक्सपोर्टर है वो हैप्पी हो जाता है, वो खुश हो जाएगा कि यार मजा ही आ गया, अब तो बहुत सारे लोग उसके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। $10 का जूता $5 का हो जाएगा, सब लोग उसकी डिमांड करेंगे, अब ये खूब एक्सपोर्ट कर पाएगा, खूब फायदा होगा इसको, ठीक है। पर देखो अगर मान लो हमारा रुपया मजबूत हो जाए, अगर ऐसा हो जाए मान लो कि कल को $1, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, $1 के बराबर हो जाए, मान लो एक सेकंड के लिए कि $1 के बराबर हो गया, इसको बोलते हैं हमारा रुपया एप्रिशिएट होना, रुपया मजबूत होना। अगर रुपया इतना एप्रिशिएट कर गया, कल को $1 $1 का हो गया, मुझे बताओ अब ये जूता कितने का मिलेगा? सर देखो 900 रुपए का जूता है और $1 $1 के बराबर है, अब ये दुग्गल जी वाला जूता $900 का हो जाएगा। बाप रे बाप, क्या कोई यूएस मार्केट में दुग्गल जी का जूता खरीदेगा? $900 वाला जूता कभी भी नहीं, कभी भी नहीं खरीदेगा। तो दुग्गल जी को क्या हो जाएगा, दुग्गल जी को अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। वो बोलेंगे कि यार ये जूते वाला बिजनेस सही नहीं है, कोई और धंधा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनका जूता खराब था ना, रुपया मजबूत होने की वजह से हमारे एक्सपोर्टर का धंधा बंद हो गया। तो एक्चुअली ना जो इंसान ये बोलता है कि $1 $1 के बराबर होना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, समझे इस बात को? तो प्लीज इस बात को समझना कि रुपया मजबूत होना, रुपया एप्रिशिएट होना, इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव जब हो जाते हैं, इसका मतलब है हमारा जो एक्सपोर्टर है वो नाखुश हो जाता है, एक्सपोर्टर को दिक्कत आती है, एक्सपोर्टर उदास हो जाता है ऐसे समय में, ठीक है। तो रुपए का कमजोर होना एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है। मैंने अभी इंपोर्टर की बात नहीं करी, आप ये सोचने लग जाओगे यार रुपया कमजोर होता है तो बहुत शानदार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी आऊंगा उसके ऊपर भी। पर एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है, एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि चाइना की अक्सर बात होती है कि चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर करता है। कई बार आपने ये एलिगेशन सुने होंगे चाइना पे जो लगते हैं कि चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को कमजोर करवाता है। क्यों करवाता है भाई, क्या दिक्कत है चाइना को? चाइना में ना प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर के ऊपर होता है, वो चाहता है कि वो खूब एक्सपोर्ट करे। तो अगर उसकी रुपया मतलब नॉट रुपया, जब अगर चाइना की करेंसी कमजोर होगी तो चाइना के एक्सपोर्टर को फायदा होगा। तो दरअसल में चाइना ये टेक्निक अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, समझे? तो रुपए का कमजोर होना एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात, रुपए का मजबूत होना एक्सपोर्टर के लिए नुकसानदायक बात। ये सर बात होगी एक्सपोर्टर की। अब बात आती है इंपोर्टर को क्या होता है सर, इंपोर्टर के लिए कैसे इंपैक्ट होता है रुपए का कमजोर या मजबूत होना? देखो अब क्या करेंगे, अब हमारे दुग्गल जी इंपोर्टर बन जाएंगे, है ना? अब हमारे दुग्गल जी इंपोर्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो मान लो दुग्गल जी यूएसए से कोई सामान मंगाते हैं, दुग्गल जी को यूएसए की चॉकलेट्स बड़ी पसंद है, ठीक है, ओके ओके ओके, ये चॉकलेट्स इंपोर्ट करवाते हैं, बहुत शानदार शानदार, ठीक है। अब देखना देखना यहां पे, अब यार ये जो चॉकलेट है ये डॉलर में होंगी ना यार, यूएसए से मंगा रहे हो तो डॉलर में आएंगी, हाँ हाँ ठीक है। मान लो ये चॉकलेट आती है $10 की, ठीक है सर, ठीक है, ये चॉकलेट है मान लो $10 की, ओके ओके ओके। अब मैंने कहा भाई आज के दिन $1 मान लो ₹90 का है, ठीक है। तो जब दुग्गल जी चॉकलेट मंगाते थे तो कितने रुपए पे करते थे? 900 रुपए, 900 रुपए में चॉकलेट आ जाती थी उनके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल को मान लो रुपया कमजोर हो गया सर, अगर रुपया कमजोर हो गया, मान लो कल को रुपया आपका $1 180 रुपए का हो गया,
अब बताओ कि चॉकलेट कितने की पड़ी दुग्गल जी को। सर चॉकलेट तो $10 की ही है कि नहीं। $1 अगर $180 हो चुका है तो $10 किसके बराबर हो गए, $1800 के। अब दुग्गल जी को सेम चॉकलेट खरीदने के लिए $1800 देने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट का दाम बदल गया, अरे चॉकलेट का दाम तो $10 ही था, एक्सचेंज रेट बदल गई, रुपया कमजोर हो गया। रुपया कमजोर होने की वजह से दुग्गल जी की जेब जो $900 पहले खर्च करती थी, अब जो दुग्गल जी की जेब $1800 खर्च करेगी। डू यू एग्री टू माई पॉइंट और नॉट। तो यहां पर पता क्या हुआ, यहां पर दोस्तों ये हुआ कि जब रुपया कमजोर हुआ, हाँ जब रुपया डेप्रिशिएट किया ना, रुपया कमजोर होने की वजह से क्या हुआ, आपका इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। इंपोर्ट महंगा हो गया तो हमारा इंपोर्टर नाखुश हो गया, नाखुश, इंपोर्टर नाखुश हो जाएगा, इंपोर्टर सैड हो जाएगा। यहां पे समझे आप लोग इस बात को। होता है ना कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम कई बार ना कच्चा तेल मंगाते हैं बाहर से, कई बार क्या मंगाते ही हैं, कई बार क्या हम कच्चा तेल मंगाते हैं बाहर से। अगर रुपया कमजोर हो जाएगा, क्या हमें कच्चा तेल मंगाने के लिए, इंपोर्ट करवा रहे हैं, कच्चा तेल मंगाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, राइट। हर एक चीज में कच्चा तेल का इस्तेमाल होता है, तो जो चीज में यूज होगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी और बाकी चीजों में भी वो महंगी हो जाएंगी। वो महंगी हो जाएंगी तो भारत में महंगाई आ जाएगी, समझ रहे हो। तो रुपए का कमजोर होना हमारे इंपोर्टर के लिए और हमारी इन्फ्लेशन के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, समझे इस बात को। तो रुपया कमजोर होना एक्सपोर्टर के लिए फायदेमंद था, पर भाई इंपोर्टर के लिए नुकसानदायक हो जाता है, देश में महंगाई बढ़ जाती है उससे, समझे। तो कोई आपको बताए ना कि रुपए कमजोर होने के फायदे फायदे हैं, अरे नहीं यार, फायदा है, मैं समझ गया एक्सपोर्टर को फायदा है, पर कुछ नुकसान भी है उसके, ठीक है। पर अगर सर मान लो कल को रुपया एप्रिशिएट हो जाए, तो रुपया एप्रिशिएट होने का मतलब क्या होगा, मान लो कल को रुपया $1 मान लो $45 के बराबर हो जाए, तो उस केस में दुग्गल जी को चॉकलेट कितने की पड़ेगी। सर $10 की चॉकलेट है, $1 $45 का है, तो अब दुग्गल जी को चॉकलेट पड़ेगी ₹450 की। अब दुग्गल जी खुश कि पहले $900 देने पड़ते थे चॉकलेट खरीदने के लिए, अब सेम वही क्वालिटी की चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ 450 में आ रही है। तो एक्चुअली पता क्या होता है, जब हमारा रुपया एप्रिशिएट करता है ना, जब हमारा रुपया मजबूत होता है, तो वहां पर क्या होता है, इंपोर्ट हमारे चीपर हो जाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, हमें फायदा ही फायदा, इंपोर्टर खुश, ठीक है। तो अगर हमारा रुपया मजबूत होता है ना, तो कच्चा तेल सस्ता मिल जाता है हमें, कम पैसे में हम लोग कच्चा तेल और बाकी चीजें मंगा पाएंगे, तो भारत में महंगाई वगैरह सिचुएशन थोड़ी कम आएगी। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का लिंकेज बिल्कुल उल्टा है। रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्टर को फायदा है, पर इंपोर्टर को नुकसान है। रुपया मजबूत होने से एक्सपोर्टर को नुकसान था, पर इंपोर्टर को फायदा है, समझे इस बात को। अब सवाल आएगा फिर करें क्या, रुपया मजबूत होना अच्छी बात माने या रुपया कमजोर होना अच्छी बात माने। क्योंकि देखो थोड़ी दिक्कत तो है, कमजोर होने के भी अपने फायदे नुकसान है, मजबूत होने के भी अपने फायदे नुकसान है। तो एक्चुअली पता क्या होता है, बात वो नहीं है कि कमजोर हो रहा है मजबूत हो रहा है, पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा मजबूत या बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना, वो खतरनाक हो जाता है। देखो यार, अगर मान लो रुपया अचानक गिरने लग जाए, तो भाई हमारा इंपोर्टर तो परेशान हो जाएगा, और अगर मान लो रुपया अचानक मजबूत होने लग जाए, तो हमारा एक्सपोर्टर परेशान हो जाएगा। तो हमें ना ये वोलेटिलिटी पसंद नहीं है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दिक्कत अभी रुपए के साथ यही है कि कोई वैल्यू स्टेबल नहीं है रुपए की, अचानक बढ़ जाता है, अचानक कम हो जाता है, कम ही ज्यादातर होता है वैसे तो ठीक है, गिरता ही ज्यादा रहता है, पर इतनी तेजी से गिरता है कि उससे परेशानी हो जाती है हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। तो थोड़ा सा हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट का। मैं समझाता हूं कैसे। देखो एक्चुअली पता क्या होता है, आपकी एक्सचेंज रेट अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक आता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक आता है फ्लेक्सिबल, एक और भी आता है, मैं भी आपको समझाता हूं। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है,
इसमें हमने अपने करेंसी की वैल्यू फिक्स कर दी। मान लो हमने बोल दिया $1.50, बस बात खत्म। $1.50 का है तो 50 का ही रहेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट हमारी फिक्स्ड है, एक्सचेंज रेट हमारी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। अब यहां पर पता क्या होता है, अगर आपको एक्सचेंज रेट स्टेबल रखनी है, $1.50 मतलब $1.50, यहां पर सेंट्रल बैंक का काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इंश्योर करना पड़ता है कि यार रेट चेंज ना हो। जैसे भारत में आरबीआई है ना, तो उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वही मेंटेन करके रखेगा $1.50 मतलब $1.50, ये चेंज नहीं होगा। बस आगे जाके कभी 2 साल 3 साल बाद कुछ $1.60 करना होगा करेंगे, पर ऐसे रोज रोज चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल मतलब होता है कहीं भी आए कहीं भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, ठीक है। कभी रुपया ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आरबीआई को कुछ नहीं करना, क्योंकि बोल ही दिया है ना, रुपया ऊपर जाए नीचे जाए कोई चिंता नहीं, कोई चिंता ही नहीं। अब पॉइंट आएगा रुपया ऊपर नीचे कैसे जाएगा, अरे अभी तो बता के हटाऊं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर हो सकता है रुपया ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, तो कोई यहां पे रोक टोक नहीं है, रुपया कहीं मर्जी जाए, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं, वो होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिक्स में वो फिक्स रहेगा, फ्लेक्सिबल में पूरा ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर भारत में आज के समय क्या होता है, देखो एक टाइम था जब हम फिक्स करते थे, बट आज के टाइम आप इसको कुछ हद तक फ्लेक्सिबल कह सकते हो, पर पूरी तरह फ्लेक्सिबल नहीं होता। मैं एक्चुअली जो भारत में सिस्टम आज के टाइम फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं, कौन सा सिस्टम, उसको हम जानते हैं सर मैनेज्ड फ्लोट, या फिर डर्टी फ्लोट के नाम से। अब पॉइंट आएगा ये क्या कॉन्सेप्ट है सर मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट का, देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। समझो आपके पेरेंट्स हैं, जैसे एक होते हैं पूरे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, वो तो क्या बोलते हैं कि आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है। अच्छा, एक होते हैं फ्लेक्सिबल पेरेंट्स, वो कहते हैं मतलब कहते हैं कि जाओ भाई घूमो फिरो ऐश करो, कोई रोक टोक नहीं। तो प्लीज समझना, जो हमारे बहुत रोक टोक वाले हैं ना, जो कहेंगे नहीं 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 घर से बाहर ही नहीं निकलना, वो फिक्स वाली बात है, फिक्स रहेगी ये वैल्यू, चेंज नहीं होगी। फ्लेक्सिबल वाले हैं कहीं भी आए कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता, रात को घूमो सुबह घूमो दोपहर घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ जियो आराम से, ये रुपया ऊपर नीचे कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं। ये तीसरे वाले बड़े ही खतरनाक होते हैं, इनको बोलते हैं मैनेज फ्लोट। क्या होता है इसमें, इसमें हम बोलते हैं कि देखो आपको घर से बाहर जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस रात के 10 बजे घर वापस आ जाना। आप घर से बाहर जाना हम मना नहीं कर रहे आपको घर से बाहर जाने के लिए, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि रात के 10 बजे बाहर नहीं जाना, दोस्तों के साथ ही बाहर जाना है, लड़कों के साथ बाहर नहीं जाना है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इंडिया में भी यही है सिस्टम, हम रुपए के अंदर बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, पर मान लो रुपया अचानक बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो भाई हमें अपने एक्सपोर्टर का ध्यान रखना है या नहीं रखना, तो थोड़ा आरबीआई उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से मान लो अगर रुपया बहुत कमजोर होने की कोशिश करे, तो वहां आरबीआई बोलेगा भाई हमारे इंपोर्टर को नुकसान हो जाएगा, तो हम वहां पर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा के थोड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम वैसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, हम रुपए की वैल्यू खुद नहीं कंट्रोल कर रहे, हम बोलेंगे रुपए जहां जाए कोई दिक्कत नहीं, कमजोर हो महंगा हो कोई परेशानी नहीं, पर बहुत ज्यादा अचानक कमजोर ना हो, अचानक बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। इसीलिए आरबीआई चाहता है कि यार रुपया एक सर्टेन लिमिट के अंदर रहे, इसके अंदर ऊपर नीचे होता रहे ठीक है, पर अगर बहुत मजबूत होने की कोशिश करेगा तो भाई हमें दखल अंदाजी करनी पड़ेगी, अगर बहुत ज्यादा कमजोर होने की कोशिश करेगा हमें दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। आम दिनों में हम दखल अंदाजी नहीं करते, इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट। है हम फ्लेक्सिबल ही, पर कभी कभी हमें जरूरत जब पड़े, हमें अपने इंपोर्टर का ध्यान रखने के लिए, हमें हमारे एक्सपोर्टर का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा चीजों को हमें यहां पे मैनेज करना होता है, इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। समझे इस बात को, आई थिंक ये बात आपको यहां पे समझ आ गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोट। तो भारत में मोटा मोटा यही सिस्टम फॉलो होता है, मैनेज्ड फ्लोट है जिसको हम डर्टी फ्लोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं एक्सचेंज रेट के साथ में ही लिंक्ड जो मुझे आपको बतानी है।
एक कॉन्सेप्ट यहां पे आता है ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस या ट्विन डेफिसिट आप इसको कह सकते हो। देखो ट्विन मतलब होता है दो, दो डेफिसिट, डेफिसिट मतलब घाटा। देखो अगर कोई अर्थव्यवस्था में दो घाटे होते हैं, कौन से दो घाटे? अगर किसी अर्थव्यवस्था में आपका फिस्कल डेफिसिट भी होता है और साथ ही साथ मान लीजिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो। मैं लास्ट लेक्चर में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अगर किसी ने नहीं देखा प्लीज जाके देखना, है ना। अगर किसी अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट भी है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं कि वहां पर ट्विन डेफिसिट की सिचुएशन है, दो तरह के घाटे वहां पे चल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट वाला भी और आपका करंट अकाउंट वाला भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका ट्विन डेफिसिट। बस इसकी डेफिनेशन याद रखनी थी, ट्विन डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट होना और साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, दोनों डेफिसिट होंगे, उसको हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। ठीक है ठीक है ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और भी है यहां पे, उसको हम बोलते हैं जे कर्व हाइपोथेसिस। अब ये क्या है जे कर्व हाइपोथेसिस? देखो आप मुझे बताना पहली बात, मान लो रुपया कमजोर हुआ, हमारे ट्रेड बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा? अब देखो ना, हमारी कॉमन सेंस पता क्या बोलती है? हमारी कॉमन सेंस ये बोलती है कि देखो यार, अगर रुपया कमजोर हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है और इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो हम धीरे धीरे करके इंपोर्ट कम करवाएंगे। तो नॉर्मली दिमाग में पता क्या आता है कि रुपया कमजोर होने से हमारे में ट्रेड बैलेंस में फायदा होगा। बात आपकी ठीक है, पर पॉइंट पता क्या है, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के अंदर, देखो आप ये भी तो समझो ना, रुपया कमजोर होने का मतलब पता क्या है, आपके इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं। तो मान लो भाई कोई चीज मुझे मंगानी ही मंगानी है, तो स्टार्टिंग मतलब भले ही महंगी हो चाहे सस्ती हो, मंगानी है तो मंगानी है, कोई वस्तु ऐसी हो सकती है। और कच्चा तेल है, महंगा भी हो गया तो मंगाना तो है ही है ना, ऐसा थोड़ी कि महंगा हो गया तो उसको मंगाना ही बंद कर देंगे। हाँ कुछ चीजें होंगी जो महंगी होगी तो हम कम कर देंगे, बट सम ऑफ द थिंग्स जो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर तो मंगानी ही पड़ेंगी वहां से। तो होता पता क्या है, शुरुआत में रुपया कमजोर होने से ना हमारे इंपोर्ट काफी महंगे हो जाते हैं, उससे हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। पर धीरे धीरे जैसे एक्सपोर्ट के लिए फायदा होने लग जाता है, वहां से हमें ओवरऑल ट्रेड बैलेंस हमारा फायदेमंद की तरफ चला जाता है। इसको बोलते हैं जे कर्व। मतलब देखना, इधर देखना, शुरुआत में क्या हुआ, रुपया कमजोर होने से हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, क्योंकि यहां पे इंपोर्ट महंगे हो गए हैं। पर धीरे धीरे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ने लगेंगे तो यहां पर हमें ट्रेड बैलेंस के अंदर फायदा होगा। ये होती है जे कर्व। यहां पर आप इसका बना सकते हो, यहां पर इस साइड आप ट्रेड बैलेंस बना सकते हो और वाई एक्सिस पे आप यहां पे इधर सॉरी एक्स एक्सिस पे आप यहां पे टाइम बना सकते हो। तो देखो छोटे समय के लिए क्या होगा, शुरुआत में जब आपके इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो आपको ट्रेड बैलेंस में नुकसान होगा, पर जैसे जैसे आपका रुपया डेप्रिशिएट होगा और अकॉर्डिंगली आपके एक्सपोर्ट फायदे होते रहेंगे, तो उससे आपका फायदा होता रहेगा ट्रेड बैलेंस के अंदर, तो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में जाता रहेगा। तो ये होता है जे कर्व हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जे कर्व का कनेक्शन किसके साथ है, रुपए के कमजोर होने के साथ। रुपए कमजोर होने में स्टार्टिंग में आपको ट्रेड बैलेंस में नुकसान होगा, फिर बाद में जाके फायदा होता है। ये कोई लीनियर कर्व नहीं है, ऐसी ये जे कर्व यहां पे बनती है, इसको हम बोलते हैं जे कर्व हाइपोथेसिस। आई होप ये जो आपको जे कर्व का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि जे कर्व का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट में कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। जैसे एक जो टॉपिक है ना, वो हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और दूसरा है आपका RER, दैट इज योर रियल एक्सचेंज रेट।
ओके ओके ओके, अब समझते हैं। देखो पहली बात ध्यान से सुनना, ये नीर और रीर नहीं है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहां मैं एनईआर और आरईआर की बात कर रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, एनईआर आरईआर अलग चीज है, नीर रीर एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आएंगे उसके ऊपर भी। देखो पहली बात तो देखो, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? अरे कुछ नहीं, जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं ना, $1.90, इसी को बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जो हम डिस्कस करते हैं आम भाषा के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि फिर सर ये रियल एक्सचेंज रेट, ये क्या कॉन्सेप्ट आया? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मैं ना रहता हूं दिल्ली में, हाँ ठीक है। अब दिल्ली में मैंने ना 90 रुपए तो मेरी जेब में थे, पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पास 90 रुपए थे जेब में। अब मुझे भूख लगी थी, तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां मैंने इसको 90 रुपए दिए। उसने 90 रुपए मुझे एक बढ़िया सी थाली दे दी। उस थाली में 2 रोटी, चावल, पनीर की एक सब्जी और दाल, ये था उस 90 रुपए के अंदर। बढ़िया डिनर हो गया मेरा 90 रुपए के अंदर, ठीक है। उससे कुछ टाइम पहले मैं यूएसए में था, उससे कुछ टाइम पहले मैं यूएसए में था। अब मुझे पता था कि देखो यार, इंडिया में ना अगर हमें दाल, रोटी, चावल और पनीर खाना है, एक थाली खानी है बेसिकली, तो 90 रुपए की आती है। और मैंने पढ़ा हुआ था कि 90 रुपए $1 के बराबर है। तो मैंने पता क्या किया, मैं यूएस में एक रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, लॉस एंजलिस में। वहां पर मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां मैंने बोला कि भैया लाओ पनीर, दाल, रोटी और चावल। सेम वैसी थाली, बिल्कुल डिट्टो से, डिट्टो सेम जैसे इंडिया में 90 रुपए की थाली है ना, बिल्कुल सेम। आपको पता मेरे कितने पैसे लगे? मेरे वहां पे पैसे लगे $10। अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर $1 तो 90 रुपए के बराबर होता है, तो अगर ये थाली इंडिया में 90 रुपए की है, तो यूएसए में तो $1 की मिलनी चाहिए थी। ये $10 की क्यों पड़ी आपको? ये $10 की क्यों पड़ी आपको? उसका कारण पता, समझो। क्या भारत और यूएसए में सेम महंगाई है? क्या वस्तुओं के दाम सेम है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा थोड़ी कि दोनों जगह सेम दाम है। तो इसीलिए पता क्या होता है कि वहां पे $10 का मतलब अलग है, और भारत में 900 रुपए का मतलब अलग है। शायद हो सकता है भारत में जो चीज 90 रुपए की आपको मिल जाए, वो यूएसए में $5, $6 की मिले। समझ पाए मेरी बात को? तो एक्चुअली पता क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर हमने वस्तुओं के दाम को कंसिडर नहीं किया, पर भाई एक्चुअली उसको कंसिडर करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले ना मेरा एक फ्रेंड मुझे बता रहा था, उसकी यूएसए में नौकरी लगी है। अब उसने कहा कि देखो यार, मतलब उसने मुझे पता क्या बताया, मैं आपको समझाता हूं। उसने मुझे बताया कि देखो मैं इंडिया में कमा रहा हूं 24 लाख रुपए साल के। उसका 24 लाख का पैकेज था इंडिया में, साल में इतने कमा रहा था। फिर उसने मुझे बताया कि देखो यार, मेरा ना यूएसए में जो पैकेज लगा है, जो यूएसए में पैकेज लगा है, वो $50,000 का है, ठीक है। अब जब मैंने इसको देखा यार, $50,000 इंटू, मतलब अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? 50,000 इंटू 90, ये बना 45 लाख रुपए। अब देखो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, टेक्निकली, तो आपके दिमाग में पता क्या आएगा? सर ये बंदा भारत में 24 लाख कमा रहा है, पर यूएसए में कमा रहा है 45 लाख रुपए, तो मतलब इसको यूएसए में नौकरी करनी चाहिए। फायदा तो उसी में है। भारत में केवल 24 लाख कमा रहा है, यूएसए में 45 लाख कमा रहा है, फायदा तो वही है। पर मुझे बताओ, क्या आपने और चीजें देखी? क्या मतलब और चीजें? क्या दिख तो रहा है, 24 लाख सैलरी इंडिया में, 45 लाख सैलरी यूएसए में। भाई देखो, इंडिया में ना आपको किराए का घर लेना है, आपको 10,000 रुपए की मिल जाएगा, 10,000 रुपए में बढ़िया। यूएसए में घर लेना है, क्या वो 10,000 रुपए यानी कि $100 के आसपास या $110 के आसपास, $110 में आपको यूएसए में घर मिलेगा? कभी भी नहीं। तो देखो यार, भले ही कोई बंदा 45 लाख रुपए कमा रहा है यूएसए में, पर टेक्निकली है तो $50,000 ही, और वहां रेंट इतना ज्यादा है, खाने पीने का इतना खर्चा आता है। ये बंदा भले ही $50,000 कमा रहा हो, हाथ कुछ नहीं बचेगा इसके, क्योंकि वहां पर हर एक चीज महंगी है।
वहां पे हर एक चीज महंगी है। तो एक्चुअली पता क्या होता है, हमें ना एक्सचेंज रेट देखते टाइम वहां पर और भारत के वस्तुओं के दामों में भी हमें यहां पे कंपैरिजन करना होता है। उसी को बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। जब आपने एक्सचेंज रेट के अंदर दोनों देशों के प्राइसेस भी आपने इंक्लूड कर लिए, उनको फैक्टर इन कर लिया, वो आएगा आपका रियल एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट का आप बात क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पर आप प्राइसेस भी कंसिडर करते हैं। तो आर का अगर आपको फॉर्मूला देखना हो ना, इसमें प्राइसेस आ जाते हैं बस सिंपली। तो आर का रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला पता क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट प्राइसेस इन डॉलर, ठीक है, डिवाइड बाय प्राइस इन रुपी। कोई वस्तु का दाम रुपीज में अलग होगा, डॉलर में अलग होगा, मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो एक्चुअली पता क्या हुआ यहां पे, हमें यहां पे पता लग जाता है कि हां भारत और उस देश में वस्तुओं के दाम कैसे चल रहे हैं एंड उस हिसाब से एक्सचेंज रेट क्या है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, अगर रियल एक्सचेंज रेट आपकी एक से ज्यादा है, इट इज मोर देन 1, इसका मतलब पता क्या है, भारत में वस्तुएं सस्ती हैं। भारत में वस्तुएं सस्ती हैं, प्रोडक्ट्स आर चीपर इन इंडिया। अगर रियल एक्सचेंज रेट आपका 1 से बड़ा आया ना, तो प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हैं। तो भले ही आप भारत में पैसे कम कमा रहे हो, तो भाई भारत में थाली खाना भी तो सस्ता है, समझ रहे हो। भले ही वो बंदा यूएसए में $50,000 कमा रहा है, पर उसकी थाली भी तो $10 की आ रही है, वही सेम थाली इंडिया में ₹90 की आ रही है। तो अगर रियल एक्सचेंज रेट आपका एक से ज्यादा होता है ना, इसका मतलब यह है प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हैं और ये सिचुएशन हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी मानी जाती है। तो सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं, रियल एक्सचेंज रेट भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ये समझने के लिए कि भारत में प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या भारत के लिए एक्सपोर्ट कर पाना पॉसिबल है या नहीं है। अगर भारत के प्रोडक्ट सस्ते होंगे तभी तो हमारा प्रोडक्ट बाहर जाके विदेशों में ज्यादा बिक पाएगा। तो ये बात आती है रियल एक्सचेंज रेट के बारे में, ठीक है, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है। ठीक है सर, समझ गए। पर प्लीज एक बात अंडरस्टैंड करना, आप यहां पे एक और देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में जीडीपी समझाया था, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तब हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में अंदर। पर मैंने आपको तब बोला था कि जब मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम पीपीपी टर्म्स बोलते हैं, ये भी तो मैंने बताया ना कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। अब प्लीज एक बात अंडरस्टैंड करना, मान लो आपने यूएसए में कोई चीज बनाई, ठीक है, मान लो आपने घड़ी बनाई यूएसए में, ये घड़ी वहां पे मान लो आई $10 की, लेट्स से। अब भारत में आपने सेम प्रोडक्ट बनाया, पर भारत में ये प्रोडक्ट मान लो $100 का था। प्रोडक्ट सब कुछ सेम है, पर क्वालिटी भी सेम है। वहां जीडीपी में ऐड हो रहे हैं $10, यहां ऐड हो रहे हैं केवल $90, केवल $1। मानते हो इस बात को? भारत में प्रोडक्ट सस्ता है, पर आप नोटिस करो यार, एक्चुअल में प्रोडक्ट तो वही है, इट इज जस्ट दैट कि भारत में प्रोडक्ट चीपर है। तो अगर हमें जीडीपी निकालनी हो, अगर हम ऐसा क्यों ना करें, हम यहां पे दोनों की करेंसीज को हम यहां पे इक्वेट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो वहां पे $10 ऐड ऑन होंगे, यहां पे $1 ऐड होंगे। तो जब हम यहां पर जीडीपी के अंदर, मतलब जो आपकी परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, उसको इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत में आप अंडरस्टैंड करो ना, भारत में कम कमाने वाला व्यक्ति भी अच्छी जिंदगी जीता है, क्योंकि भारत में चीजें सस्ती हैं, खाना सस्ता है, रहना सस्ता है, बाकी चीजें सस्ती हैं। यूएसए में ज्यादा कमा रहा हो बंदा, मतलब ठीक ठाक कमा रहा हो, उसको भी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि वहां रहने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम यहां पर क्या करें, अगर मान लो हम परचेजिंग पावर को बराबर बनाने की कोशिश करें कि भारत में भी और वहां पर भी अगर परचेजिंग पावर बराबर हो, तो वहां पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स। तो एक्चुअली भारत की यहां पर जीडीपी ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि भारत में प्रोडक्ट सस्ते हैं, तो एक्चुअली भारत की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में ज्यादा आती है। अगर आप नोटिस कर पाओगे तो यहां पर टॉप में पीपीपी टर्म्स में यूएसए टॉप पे नहीं है, यहां पर सबसे पहले नंबर पर है चाइना, क्योंकि चाइना में प्रोडक्ट सस्ते हैं।
दूसरे नंबर पर आता है यूएसए और तीसरे नंबर पर आता है आपका भारत। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। जीडीपी एट पीपीपी टर्म्स में भारत तीसरे नंबर पर है। जो नॉमिनल वाली बात थी वहां पर थे हम फोर्थ पे, पहले फिफ्थ पे हुआ करते थे और आगे जाके हम थर्ड पे हो जाएंगे, पर पीपीपी टर्म्स में तो हम पहले से थर्ड में। ठीक है, तो यहां पर भारत तीसरे नंबर पर आता है परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स के अंदर। आई थिंक ये बात आपको यहां पे समझ आ गई होगी कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? यस, देखो यहां तक हमने एनईआर आरईआर पढ़ लिया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट। ध्यान रखना ये एनईआर और आरईआर ही है, नीर रीर अभी नहीं पढ़ा, वो अभी पढ़ने लगे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है नीर रीर का। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कईयों को लगता है ये सेम ही है, ना ना, नीर अलग है, एनईआर अलग था, रीर अलग है, आरईआर अलग था। अब क्या अंतर है, देखो अंतर सिर्फ एक शब्द का है यहां पे, बाकी तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो है, ये एक वर्ड बदल गया, एक वर्ड यहां पे क्या है, इफेक्टिव। यहां पर भी एक वर्ड बदल गया, एक वर्ड क्या आ गया, इफेक्टिव। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या है सर, इफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? देखो मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ साल पहले हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बयान दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भाई रुपया क्यों गिरे जा रहे हैं, क्यों इतना रुपया गिरता है? ठीक है, इतना तो कोई इंसान भी नहीं गिरता जितना हमारा रुपया गिर रहा है। उनसे सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने जवाब पता क्या दिया इस बात का? उन्होंने बात करी कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। उन्होंने ये जवाब दिया था और ये जवाब देने के बाद सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ गई, राइट? अब पॉइंट आता है कि क्या सर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सही बात बोली कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है क्या, या कुछ इसमें कोई तर्क ही नहीं है? प्लीज समझेंगे इस बात को। देखो यार, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा ये नीर रीर है क्या। देखो आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे ना दो पड़ोसी हैं, ठीक है, मान लो एक राहुल है और एक श्याम है। ठीक है, अब हुआ पता क्या, राहुल ने एग्जाम देने स्टार्ट किए, इन दोनों के एग्जाम चल रहे थे। ठीक है, मान लो राहुल के नंबर आ रहे थे कुछ, मान लो राहुल के नंबर आ रहे थे 50, शाम के भी कुछ नंबर आए, मान लो शाम के नंबर थे 45 पहले में, फिर राहुल के अगले वाले में 51-52 हो गए, शाम के आगे हो गए 55, राहुल के फिर आए 53 नंबर, फिर शाम के आए देखो 68 नंबर। अब प्लीज समझना यहां पे, आप राहुल को देखो, क्या राहुल ने कुछ गलत किया? सर राहुल ने कुछ गलत नहीं किया। 50 नंबर थे, अगले में टेस्ट में बढ़े 52 हो गए, अगले में आए 53। पर हुआ पता क्या, राहुल को बहुत डांट पड़ी। क्यों डांट पड़ी? राहुल को डांट इसलिए पड़ी क्योंकि शाम ने बड़ा शानदार परफॉर्म कर दिया। शाम ने मतलब 45 से 55 फिर 68 मार्क्स हो गए। तो राहुल के पिताजी ने उसको बहुत डांटा कि देखो भाई शाम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम कहां गंदा का परफॉर्म कर रहे हो। यार राहुल ने गंदा परफॉर्म नहीं किया, राहुल ठीक ही कर रहा था, पर शाम ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। तो राहुल ने पता क्या सोचा, राहुल ने बोला देखो सर, मतलब सर नहीं, पिताजी, देखो शाम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खराब परफॉर्म कर रहा हूं। शाम इज डूइंग गुड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बुरा परफॉर्म कर रहा हूं। तो राहुल के पिताजी ने पूछा कि तुम अच्छा कर रहे हो, ये सबूत कैसे आएगा? तो राहुल ने बोला कि आप एक काम करो ना, आप मुझे केवल शाम से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप मेरे मार्क्स अंजलि के साथ कंपेयर करो, आप मेरे मार्क्स जो हैं वो सचिन से कंपेयर करो, आप मेरे मार्क्स जो हैं वो रमेश से कंपेयर करो, आप मेरे मार्क्स जो हैं वो यहां पर आदित्य से कंपेयर करो। अगर ऐसा है कि सब लोग बड़ा ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं,
और मैं ही वहीं पे अटका हुआ 50 के आसपास, तब आप मुझे डांट देना। पर अगर ऐसा है कि आदित्य, रमेश, सचिन, अंजलि, उनके भी मार्क्स वैसे ही रहे, सिर्फ शाम के अच्छे हो गए, तब आप प्लीज मुझे मत डांटना, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि शाम अच्छा कर रहा है। अगर सब लोग अच्छा कर रहे हो और मैं अच्छा नहीं कर रहा, तब आप मुझे डांट देना। पर अगर ऐसा है ना कि सब लोग ठीक ठाक सही कर रहे हैं, सिर्फ शाम अच्छा कर रहा है, तो आप मुझे डांटो मत, क्योंकि मैंने बुरा परफॉर्म नहीं किया, बस श्याम ने अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो यहां पे, क्या रुपया भी तो ये लॉजिक दे सकता है या नहीं दे सकता? सोचो। हम बोलते रहते हैं कि भाई रुपया कमजोर हो गया, रुपया नीचे गिर गया, रुपए की हालत खराब है, रुपया नीचे गिरे जा रहा है। पर क्या जरूरी है कि इसमें रुपए की गलती हो सकता है डॉलर किसी कारण मजबूत 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 हुए जा रहा है, तो डॉलर अच्छा कर रहा है, डज इट मीन कि रुपया कमजोर हो रहा है? तो सर पता कैसे लगेगा रुपया कमजोर हुआ या नहीं हुआ? तो रुपए ने बोला भाई देखो, आप मुझे सिर्फ डॉलर के साथ कंपेयर मत करो, आप मुझे बाकी अन्य करेंसीज के साथ भी कंपेयर करो। पॉइंट आता है कौन सी करेंसीज, जैसे आपका, आप मुझे कंपेयर कर लो। रुपए ने बोला देखो, रुपए ने बोला देखो आप मुझे यूरो के साथ कंपेयर करो, ठीक है? आप एक काम करो, आप मुझे जो चाइनीज रेनमिनबी है उसके साथ कंपेयर करो, आप मुझे अपना जो जापानीज येन है उसके साथ कंपेयर करो, आपके हांगकांग डॉलर के साथ कंपेयर करो, आप मुझे ब्रिटिश पाउंड के साथ कंपेयर करो, और डॉलर भी कंपेयर कर लो। अगर ऐसा है ना कि सबके साथ, जैसे यूरो रुपी, क्या यूरो और रुपी में देखें, क्या रुपया यूरो के हिसाब से भी कमजोर हुआ? देखो समझना इस बात को, अगर कल को ऐसा आए कि रुपया डॉलर के सामने तो कमजोर हुआ ही हुआ, रुपया यूरो के सामने भी कमजोर हुआ, रुपया एनएनबी के सामने भी कमजोर हुआ, रुपया येन के सामने भी कमजोर हुआ, रुपया हांगकांग डॉलर के सामने भी कमजोर हुआ, रुपया ब्रिटिश पाउंड के सामने भी कमजोर हुआ। अगर रुपया सबके साथ कमजोर हो रहा है ना, तो गलती रुपए की है, गलती रुपए की है। पर अगर ऐसा हो कि रुपया सिर्फ डॉलर के साथ कमजोर हुआ, पर जब हमने रुपया ब्रिटिश पाउंड को देखा तब स्टेबल है रुपया, यहां पर देखा तब भी स्टेबल है, यहां पर देखा रुपया यहां कमजोर नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, तो हमें समझ आएगा ना कि यार फिर रुपए की कोई गलती नहीं है। डॉलर हो सकता है मजबूत हो रहा था, रुपया तो वही है। क्योंकि जब हमने रुपए को बाकियों के साथ कंपैरिजन किया तो रुपए में कोई गड़बड़ नहीं दिखी, सिर्फ डॉलर के साथ गड़बड़ थी। तो हो सकता है ना डॉलर अच्छा कर रहा हो, ठीक है? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बोली थी ना कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी। ले, आपने फिर कुछ हद तक वर्ड इस्तेमाल कर लिया बीच में, अभी कह रहे हो कि हाँ सेंस बन रही है, फिर कह रहे हो कुछ हद तक। क्योंकि एक्चुअली पता क्या था, जब वो रुपया गिरा था ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें बड़ा कारण ये था कि डॉलर मजबूत हो रहा था, पर हम लोग बाकी करेंसीज के मुकाबले भी थोड़ा थोड़ा कमजोर हुए थे। तो थोड़ी गलती रुपए की थी कि रुपया कमजोर हुआ उस टाइम के ऊपर, पर काफी बड़ा कारण था डॉलर का मजबूत होना भी। तो इट इज फेयरली पॉसिबल कि डॉलर मजबूत हो, उस चक्कर में आपको रुपया कमजोर दिखे, समझो? वो जरूरी नहीं कि हर बार रुपए की गलती होगी। तो पॉइंट पता क्या है, क्यों ना हम एक काम करें, एक रुपए की वैल्यू निकालो, रुपए की या वैल्यू निकालो। पॉइंट आता है किसके करेंसी के कंपैरिजन में? मैं कह रहा हूं भाई इन सभी करेंसीज के कंपैरिजन में वैल्यू निकालो। एक बास्केट लो, उस बास्केट में रुपए को इन सभी करेंसी के साथ कंपैरिजन कर लो और उसमें वेटेज दो। जैसे आप डॉलर में ज्यादा ट्रेड करते हो ना, डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉलर को ज्यादा वेटेज दे दो, किसी और करेंसी को कम वेटेज देना। तो क्या होगा ना, आपके पास रुपए की वैल्यू आएगी इन अ कलेक्शन ऑफ वेरियस करेंसीज। अगर रुपया मजबूत हुआ या उसकी वैल्यू बढ़ी, तो आप बोल देना रुपया मजबूत हुआ, क्योंकि रुपए की वैल्यू फिर कब किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ेगी? इन सभी करेंसीज के हिसाब से बढ़ेगी, यहां पे सबका वेटेज होगा। इसी को बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आपने एक्सचेंज रेट को यहां पे अलग अलग करेंसी के साथ कंपैरिजन कर लिया ताकि एक्चुअल में उसकी वास्तविक स्थिति बन पाए। तो होता पता क्या है, अगर हमारा नीर बढ़ता है, नीर क्या हुआ? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहां पर आपने एक रुपए को अलग अलग करेंसी के साथ कंपैरिजन किया। अब ये देखो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, चाहे तो हम उस बास्केट में 6 करेंसीज ले लें, या चाहे तो हम यहाँ पे 40 करेंसीज भी लेते हैं। पहले ये 36 हुआ करती थी, अब हमने बढ़ा के 40 कर दिया है। तो हम 6 करेंसी के साथ भी कंपेयर करना चाहते हैं, अगर थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे कंपैरिजन करना हो तो 40 करेंसी भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो नीर में हमने क्या किया,
रुपए की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ करेंसी के साथ हमने ले ली, एक सिंगल करेंसी के साथ नहीं, मल्टीपल करेंसीज के साथ। तो होता पता क्या है, अगर नीर की वैल्यू बढ़ती है, अगर नीर बढ़ता है, नीर बढ़ने का मतलब पता क्या होता है, आपका रुपया मजबूत होगा, आपका रुपया एप्रिशिएट हो रहा है। किस करेंसी के हिसाब से? अरे भाई जो सभी बास्केट ऑफ करेंसीज थी उसके हिसाब से। तो नीर बढ़ने का मतलब रुपए का एप्रिसिएशन होना। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नीर कम होना, नीर कम होने का मतलब होता है आपका रुपया कमजोर होना। तो यहां पर क्या हुआ, आपका रुपी डेप्रिशिएट हुआ। ठीक है सर, समझ आ गया नीर का कॉन्सेप्ट। पॉइंट आता है फिर रीर क्या होता है, व्हाट इज रीर? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मैंने आपको बोला ना, नॉमिनल और रियल में यहां पे क्या अंतर है, सिर्फ प्राइसेस का। जब नॉमिनल के अंदर हम प्राइसेस भी कंट्रीज के इंक्लूड करने लग जाते हैं, वहां पर वस्तुओं के क्या क्या दाम है, जब हम उसको भी इंक्लूड करने लग जाते हैं, वो बन जाता है रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो चाहे नीर कम हो चाहे रीर कम हो, इसका मतलब यही है कि रुपया कमजोर हो रहा है। और नीर बढ़ने का मतलब या रीर बढ़ने का मतलब बात एक ही है कि आपका रुपया मजबूत हो रहा है। पॉइंट बस क्या है, रीर के अंदर आप उस वहां पे प्राइसेस को भी फैक्टर इन करने लग जाते हो। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इस बात को हम यहां पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारा आता है यहां पर हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में, वो आता है ट्रेड इंटीग्रेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ट्रेड इंटीग्रेशन का। इसको हम लोग स्टेजेस ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। समझेंगे आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो, अलग अलग स्टेजेस हैं ट्रेड इंटीग्रेशन की। मान लो दो देश हैं, उनको आपस में अपना जो रिश्ता है वो बेहतर करना है, आपस में जो अपना रिश्ता है वो बेहतर करना है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो होता पता क्या है, जो फर्स्ट लेवल ऑफ आपको देखने को मिलता है, पहला जो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है वो होता है आपका पीटीए। व्हाट इज पीटीए? पीटीए इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दो देशों ने सोचा चलो अपने अर्थव्यवस्था के व्यापार जो है उसको थोड़ा बेहतर करें, तो उन्होंने पता क्या किया, एक पीटीए बन गया उनके बीच में, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर पता क्या होता है, पीटीए में एक पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है। क्या मतलब हुआ पॉजिटिव लिस्ट का? देखो, एक कागज होगा, उस कागज के ऊपर अलग अलग आइटम्स के नाम आ जाएंगे। जो भी आइटम्स उस कागज पे होंगे उन सब के लिए आपकी ड्यूटीज कम कर दी जाएंगी। मतलब मान लो दो देश आए, उन्होंने सोचा यार चलो हम अपने ट्रेड को बेहतर करते हैं, तो पता क्या हुआ, जो भी उस लिस्ट में था, जो भी उस पॉजिटिव लिस्ट में था, उन सभी आइटम्स के लिए दाम, मतलब जो आपके ड्यूटीज हैं वो कम कर दी जाएंगी। बाकी आइटम्स के लिए नहीं होंगी, सिर्फ वो जो लिस्ट में आइटम्स है सिर्फ उनके लिए कम होंगी। तो हो सकता है 100 आइटम्स के लिए आपने कम कर दी, बाकी हजारों जो आइटम्स बच गई उनके लिए कम नहीं कर रहे। ये पहली स्टेज है, एक सर्टेन सेट ऑफ आइटम्स के लिए कम कर रहे हैं, बाकियों के लिए हम ड्यूटी कम नहीं कर रहे या एलिमिनेट नहीं कर रहे। फिर कंपनीज इससे और ऊपर जाती है, उसके बाद आ सकता है आपका एफटीए। एफटीए क्या होता है सर? एफटीए होता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, हम एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करेंगे। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर दो देश करते हैं ना, तो एक नेगेटिव लिस्ट आती है, एक कागज होगा, मान लो उसके ऊपर 20 आइटम्स लिखी हुई हैं। इसका मतलब पता क्या है, सिर्फ इन 20 आइटम्स के लिए हम ड्यूटी कम नहीं करेंगे, इसके अलावा जितनी भी लाखों हजारों आइटम्स हैं उन सबके लिए कम करेंगे। सबके लिए कम कर रहे हैं एक्सेप्ट अ फ्यू आइटम्स, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। तो देखो अब कितनी ज्यादा बड़ी मात्रा में हमने अपनी वस्तुओं के लिए हमने जो ड्यूटी है वो कम कर दी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको एक तरह से नेगेटिव लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये बात भी क्लियर हुई सर, ये बात भी क्लियर हुई। ठीक है, इसके बाद जो अगली स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं सेसा सेपा।
व्हाट इज दिस सेसा? देखो, ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सेसा का फुल फॉर्म। और जब हम बात करते हैं सेपा की, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये क्या हुआ आपका? सेपा, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता पता क्या है? एफटीए तो आपको समझ आ गया, इससे एक लेवल ऊपर चले गए हम सेसा में। सेसा में पता क्या हुआ? सबसे पहले सेसा की बात करें। सेसा देखो, एफटीए तो होगा ही था, एफटीए तो था ही था, पर आपने इसके अलावा गुड्स के साथ साथ आपने सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट में आपने लिबरलाइजेशन कर दिया। मतलब आपने सर्विसेज का ट्रेड था वो भी अब आसान हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आराम से एक देश से दूसरे देश में जा सकती है। तो ये ब्रॉडर हो गया, वाइडर हो गया पहले के मुकाबले, एफटीए के मुकाबले। सेपा में क्या होता है? देखो, सेपा उससे भी वाइडर हो जाता है। कैसे? देखो, इसमें क्या होगा? सेसा तो होगा, इस होगा, पर उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह है या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, इनमें भी चीजें आसान कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ना स्कोप बढ़ता जा रहा है। जैसे पीटीए में स्कोप नैरो था, एफटी में स्कोप बड़ा हुआ, सेसा में और बड़ा हुआ, सेपा में और बड़ा हुआ। ये रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं देशों के बीच में, एंड इस तरह से आपके लेवल ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन भी आपके इंप्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बारी आती है किसकी? आगे बारी आती है आपकी कस्टम यूनियन की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगला लेवल आता है इसके बाद आपका कस्टम यूनियन का। सेपा के बाद अगला लेवल क्या है? कस्टम यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कस्टम यूनियन का कॉन्सेप्ट। एक ना दरअसल में कस्टम यूनियन है, उसको हम जानते हैं साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के नाम से। अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, कस्टम यूनियन का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं ना साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन की, इसमें ना 5 देश आते हैं। एक आता है साउथ अफ्रीका खुद, एक आता है इस्वातिनी, एक आता है लिसोथो, इसके अलावा एक आ गया आपका बोत्सवाना और नामीबिया। ये 5 देश मिलके इन्होंने साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन बनाया हुआ है। ठीक है, अब इन 5 देशों में ना बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर इंटीग्रेशन है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये 5 देश है, मान लो ये 5 देशों का एक ग्रुप है। यहां मान लो ऐसे 5 देश मैंने बना दिए, ये 5 देशों का एक ग्रुप है साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। अब यहां पर पता क्या होता है? कस्टम यूनियन के अंदर, कस्टम यूनियन के अंदर आपकी क्या होती है? ये आपस में ट्रेड करना हो, मान लो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, कुछ भी अंदर अंदर चलेगा ना आपस में, वहां लगेगी जीरो ड्यूटी। जीरो ड्यूटी इंटरनली, अपने अंदर ही अंदर। मतलब बोत्सवाना को कोई सामान लेसोथो में भेजना है, लेसोथो को इस्वातिनी भेजना है, इस्वातिनी को बोत्सवाना भेजना है, बोत्सवाना को नामीबिया भेजना है, नामीबिया को साउथ अफ्रीका भेजना है, तो भाई इंटरनली जीरो ड्यूटी लगेगी, कोई चार्जेस नहीं है, आराम से कोई भी सामान यहां से यहां से यहां जा सकता है, जीरो जीरो ड्यूटी। और साथ ही साथ अगर मान लो कोई सामान इंडिया से जाना है, इंडिया देखो इसका पार्ट नहीं है, इंडिया बाहर है, इंडिया से कोई सामान जाना है मान लो बोत्सवाना, सेम ड्यूटी। मतलब इंडिया से कोई सामान बोत्सवाना जाए, चाहे साउथ अफ्रीका जाए, चाहे स्वातिनी जाए, चाहे लिसोथो जाए, चाहे आपका बोत्सवाना जाए, हर एक कंट्री में सेम टैरिफ लगेगा। तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। समझे मेरी बात को? ये 5 देश आपस में ट्रेड करेंगे तो जीरो ड्यूटी, इंडिया के साथ कोई भी देश करेगा तो सेम ड्यूटी। मतलब इंडिया चाहे लिसोथो के साथ करे,
मान लो तो भी 10% लगेगा। इंडिया चाहे आपका बोत्सवाना के साथ करे तो भी 10%, इंडिया नामीबिया के साथ करे तो भी 10%, इंडिया इस्वातिनी के साथ करे तो भी 10%, इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ करे तब भी 10%। तो इंटरनली जीरो, एक्सटर्नल वाले के साथ सेम टैरिफ। इसको हम बोलते हैं क्या? वी कॉल इट एज कस्टम यूनियन। तो देखो इंटीग्रेशन बढ़ती जा रही है, पीटीए से एफटीए, एफटीए से सेसा, सेपा, कस्टम यूनियन, हर लेवल के ऊपर आपको ट्रेड इंटीग्रेशन आपका बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें, एक लेवल अगर हम और ऊपर जाएं तो इसके ऊपर आ जाता है आपका कॉमन मार्केट। अगला लेवल जो आ गया इसके ऊपर वो है आपका कॉमन मार्केट का। अब सवाल आता है कॉमन मार्केट का मतलब क्या है? देखो कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन से एक लेवल और ऊपर आगे चला गया। कैसे? कॉमन मार्केट में पता क्या हुआ, जो कस्टम यूनियन था वो तो था ही था, उसके अलावा लेबर की मूवमेंट, कैपिटल की मूवमेंट, ये बहुत आसान हो जाती है। कहने का मतलब एक देश से दूसरे देश लेबर को जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। पैसा वैसे का मूवमेंट होना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉमन मार्केट। ठीक है, इसके अलावा ऊपर एक आखिरी लेवल जो और आता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे ज्यादा क्या कॉपरेशन होगा भाई, इससे ज्यादा क्या कॉपरेशन होगा? देखो इकोनॉमिक यूनियन पता क्या होता है, आपकी पॉलिसीज में भी कोऑर्डिनेशन आ जाता है। जैसे आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा, अब उनका खुद के अपना एक सेंट्रल बैंक भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन है, आपस में मिलजुल कर अपना जो भी उनको डिसीजन लेने होते हैं सेंट्रल बैंक के वो मिलजुल के करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक लेवल और इंटीग्रेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ना, जो आपका कॉमन मार्केट था, जो लेबर वाली बात मैं कर रहा था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपको एक सिंगल वीजा चाहिए, शेंजन वीजा जिसको हम बोलते हैं, शेंजन वीजा से आप अलग अलग यूरोप के देश को घूम सकते हैं। तो वहां पर इसीलिए घूम सकते हैं क्योंकि कॉमन मार्केट है ना, लेबर का मूवमेंट बहुत आसान हो चुका है। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होगा, आपकी पॉलिसीज भी इस्तेमाल होने लग जाएंगी सेम। हो सकता है आप सिमिलर करेंसी इस्तेमाल करने लगे, जैसे बहुत सारे देश यूरो का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आप सेम करेंसी यूज करने लग जाओ। हो सकता है आपकी पॉलिसीज, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी में बहुत बड़े लेवल पे कोऑर्डिनेशन आए। तो इस तरह से आपके लेवल ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन बढ़ते रहते हैं। पीटीए में आपकी एक पॉजिटिव लिस्ट थी, सिर्फ उन्हीं आइटम्स के लिए टैरिफ कम होगा, बाकी सबके लिए नहीं होगा कम। एफटीए में एक नेगेटिव लिस्ट थी, बस उन्हीं के लिए कम नहीं होगा, बाकी सबके लिए कम होगा। सेसा में आपकी सर्विसेज वगैरह भी आ गई, सेपा में हमने उसको और फर्दर हमने वाइड कर दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह इंक्लूड करके। कस्टम यूनियन में आपने विद इन दोस कंट्रीज जीरो टैरिफ, बट आउटसाइड कंट्रीज के लिए आपने कॉमन टैरिफ यहां पे लगाया। कॉमन मार्केट के अंदर आपने कस्टम यूनियन था ही था, प्लस लेबर और आपका कैपिटल का मूवमेंट आसान हो गया। इकोनॉमिक यूनियन में आपने जो पॉलिसीज है उनको भी यहाँ पे आपने इंप्रूव कर दिया या फिर उनके कोऑर्डिनेशन आ गई। तो ये लेवल है। तो कल को पूछ सकता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड इंटीग्रेशन कौन से लेवल पे है, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि पीटी के बाद एफटीए, फिर सेपा, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर आपका इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये चीजों के बारे में पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से अगर वो पूछे तो आप उनको यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी कुछ डिस्कशंस थी जो हमें एक्सटर्नल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करनी थी। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा, एक बार पिछला लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट आपको आइडिया तभी लग पाएगा जब आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझा हो, उसमें समझा हो कि आखिर आपका गुड्स का, सर्विसेज का कैसे कैसे आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कैसे आपका प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एंड बाकी जो एक्सचेंज रेट के फंडेस थे वो सारे के सारे हमने फंडा आज के सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करी है। प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। राइट, तो ये हमारा आज का लेक्चर था दोस्तों। इस तरह से आप सब लोग भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।